नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के विस्तारण के बाद किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, इसकी गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है। अजीत पवार ने अपना दम दिखा दिया है और वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नाक के नीचे से वित्त मंत्रालय ले उड़े हैं। आज जिन 9 लोगों को अलग अलग मंत्रालय दिए गए हैं, यानी कि जो 9 मंत्री जिन्हें अलग अलग मंत्रालय मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा यानी कि 6 डिपार्टमेंट एनसीपी को देने पड़े हैं, जबकि शिवसेना को अपने हिस्से के 3 डिपार्टमेंट एनसीपी को देने पड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कद और छोटा हो गया है। उनके पास गृह और वित्त ये 2 डिपार्टमेंट थे, अब सिर्फ गृह डिपार्टमेंट बच गया है, क्योंकि वित्त विभाग अजीत पवार ने ले लिया है। आखिर जो डिपार्टमेंट की का बंटवारा हुआ है वो किस तरह से हुआ है, इसके बारे में मैं पहले आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनके साथ हम विस्तार से बात करेंगे। अजीत पवार इन्हें दिया गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये पहले देवेंद्र फडणवीस के पास यानी कि बीजेपी के पास था। धनंजय मुंडे यानी कि पंकजा मुंडे को हराने वाले उनके परिवारजन और उनके प्रतिस्पर्धी, उन्हें मिला है कृषि विभाग। और ये शिवसेना के पास से अब्दुल सत्तार के पास ये डिपार्टमेंट हुआ करता था। अब्दुल सत्तार का डिमोशन हुआ है, ये डिपार्टमेंट उनके पास से ले लिया गया है और उन्हें अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए अगर कोई है तो वो है कोऑपरेटिव सेक्टर डिपार्टमेंट यानी कि सहकार विभाग। ये भारतीय जनता पार्टी के अतुल सावे इनके पास से निकाल करके दिलीप वळसे पाटिल इनको दिया गया है। इसके अलावा वैद्यकीय शिक्षण ये हसन मुशर्रफ को दिया गया है, बीजेपी के नेता गिरीश महाजन के पास से लिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो हर बार एनसीपी को चाहिए वो है अन्न नागरिक पुरवठा मंत्री। वो छगन भुजबल एक बार फिर मोस्ट कंट्रोवर्शियल तरीके से इसका भूतकाल में कारोबार हुआ है, वो छगन भुजबल को मिला है, बीजेपी के रविंद्र चौहान के पास से निकाल लिया गया है। अन्न और औषध प्रशासन ये धर्मराव अतराम शिवसेना के पास से, संजय राठौड़ के पास से एनसीपी के पास गया है। बीजेपी के गिरीश महाजन के पास ही क्रीड़ा और युवक कल्याण विभाग था, जो अब संजय बंसोड़े के पास गया है एनसीपी के। मंगल प्रभात लोढ़ा इनके पास महिला और बाल कल्याण विकास विभाग था, जो निकाल करके अदिति तटकरे यानी सुनील तटकरे इनकी बेटी को दे दिया गया है। और शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास मदद और पुनर्वसन विभाग था, ये अनिल पाटिल को दिया गया है। इस तरह से शिवसेना के खाते से 3 और एनसीपी के खाते और बीजेपी के खाते से 6 विभाग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को गए हैं। लेकिन इस समय साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि रसूखदार विभाग जो है वो मलाई एनसीपी के पास गई है। हमारे साथ इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए श्री नारायण तिवारी जी मौजूद हैं। मुंबई की पत्रकारिता में श्री नारायण तिवारी जी को सभी कोई जानते हैं। कई दशकों से ये महाराष्ट्र की राजनीति को कवर करते आए हैं, मंत्रालय को कवर करते हैं। इन्होंने कई सारी सरकारों को बनते और बिगड़ते महाराष्ट्र में देखा है। इस समय वो हिंदी दैनिक जागरूक टाइम्स के कार्यकारी संपादक हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। श्री नारायण जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर अजीत पवार अपनी बात मनवा कर ही रहे, सही है या गलत? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम।
अजीत पवार के बारे में यही कहा जाता है कि जो वो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने ठाना था शरद पवार जी को, अपने चाचा को सबक सिखाने के लिए, अपने ऊपर हुए अन्याय का बदला लेने के लिए, तो करके दिखाया। अजीत पवार को यह मलाईदार विभाग ऐसे ही नहीं मिला है। अजीत पवार को यह मलाईदार विभाग जानबूझ के दिया गया है। जो लोग सर चढ़ के बोल रहे थे, जिनके ऊपर सत्ता सर पे सवार हो चुकी थी, उनको सबक सिखाना था। ये काफी दिनों से भाजपा का नेतृत्व महसूस कर रहा था। भाजपा का नेतृत्व तात्पर्य केवल मुंबई महाराष्ट्र से नहीं है। भाजपा का आलाकमान भी ये महसूस कर रहा था कि मैत्री तो की गई है, लेकिन इन लोगों के ऊपर भी वही भूत सवार हो रहा है जो पहले वाले शिवसेना के ऊपर सवार हो रहा था। एकनाथ शिंदे जमीन से जुड़े नेता हैं, जमीन से जुड़े मंत्री हैं, जमीन से जुड़े मुख्यमंत्री हैं। ऐसा मुख्यमंत्री मैं मेरे 36 साल की पत्रकारिता में विलासराव देशमुख के अलावा जमीन से जुड़ा मुख्यमंत्री नहीं देखा। लेकिन उनके साथ जो लोग आए वो सब भूल गए, एक आध दो मंत्री अपवाद हैं छोड़कर, वो सब भूल गए कि बहुत कम संख्या में होकर के भी केवल और केवल अपने पुराने परिवार से, जिसे हम विश्वासघात कह सकते हैं, वो विश्वासघात करने के लिए उनको ये सब मिल रहा है। वो ये सब भूल करके फिर से भाजपा को उसी रूप में डैमेज करना शुरू कर दिए थे जैसे पुरानी शिवसेना में संजय राउत करते थे। तो ये जो तीसरा फ्रंट कह लीजिए, तीसरे व्यक्ति का प्रवेश कराया गया है, ये कूटनीति के तहत कराया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने कल भिवंडी के भाषण में कहा भी था, कूटनीति से तात्पर्य यह है कि सब अपनी अपनी औकात में रहो, जिसकी जितनी क्षमता है उतनी ही सोचो, उतना ही बोलो। मेरा तात्पर्य सीधे सीधे एकनाथ शिंदे के आसपास के लोगों से है। एकनाथ शिंदे जैसा विनम्र, सहनशील, जमीन से जुड़ा मुख्यमंत्री केवल और केवल अगर थे महाराष्ट्र में, जिन्हें मैंने देखा है, वो विलासराव देशमुख थे। तो वित्त मंत्रालय रणनीति के तहत, कूटनीति के तहत अजीत पवार को मिला है। अजीत पवार ने लिया है, छीना है, प्राप्त किया है, दिया गया है। श्री नारायण जी, ये वही वित्त विभाग है जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे ने जिक्र किया था और कहा था कि वित्त विभाग ये अजीत पवार के पास होने की वजह से हमारे काम नहीं हो रहे हैं। यही वो अजीत पवार है जो शिवसेना को खत्म करने पे तुला है। और बीजेपी ने वही वित्त विभाग एक बार फिर अजीत पवार को दे दिया। क्या वो अजीत पवार के माध्यम से शिवसेना को, यानी कि जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उसे फिर एक बार कंट्रोल करना चाहते हैं? देखिए, आप तो समझ ही रहे हैं, कंट्रोल करने, कूटनीति जो देवेंद्र जी ने कल कहा वो यही है। हिंदी में कूट से कुटाई होता है, धान कूटने को कूट कहते हैं। तो कूटनीति हुई है। मैं जो कूट शब्द को जरा अधोरेखित कर रहा हूं, रेखांकित कर रहा हूं, वो इस रूप में कूटनीति हुई है कि जो लोग खूब उछल रहे थे वो कूटनीति के तहत कूट दिए गए हैं। अब वो संयम से रहें तो ठीक है, नहीं तो आपको पता ही है पिछला दरवाजा भले खुला दिख रहा होगा, लेकिन वो कितना सकरा हो गया है, कितना घातक हो गया है, वो सभी लोगों को समझ रहा है। अजीत पवार के लिए पिछला दरवाजा मुझे लग नहीं रहा कि बंद है। बंद से तात्पर्य कहीं ये भी कोई गुगली तो नहीं है, यह भी शंका को निराधार नहीं कहा जा सकता। शरद पवार जी गुगली खेलने में माहिर हैं, कहीं ये कोई नई गुगली तो नहीं है। यह भी चर्चा राजनीतिक गलियारे में शुरू है, आप अवश्य सुने होंगे, हमारे पाठक वर्ग, हमारे दर्शकगण भी सुने होंगे, उन्हें भी यह आशंका बनी हुई होगी। लेकिन जब एनसीपी सत्ता में थी तब जो विभाग उन्हें चाहिए थे वो एनसीपी के इन्हीं नेताओं के पास थे। अब शरद पवार माइनस एनसीपी है, उसमें भी इन्हीं नेताओं के पास वही डिपार्टमेंट है। दो बात आती है कि एक नहीं, बहुत साफ है, मतलब ये तो सत्ता में ही रहे। आप एक बात समझिए, वही डिपार्टमेंट उन्हीं नेता के पास रहे, शिवसेना के साथ थे तब भी वो डिपार्टमेंट उनके पास, बीजेपी के साथ गए, एकनाथ शिंदे के साथ गए तब भी वो डिपार्टमेंट उन्हीं के पास।
सवाल यहां पर श्री नारायण जी ये खड़ा होता है कि क्या ये विभाग एकनाथ शिंदे के नेताओं को देकर उसके माध्यम से शरद पवार की एनसीपी को काटा जाएगा, या फिर शरद पवार ने सोच समझकर इन्हें यहां पर रखा है, उनका कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा और सिर्फ बाहर दिखावा किया जाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, अभी भी मुझे या जितने भी हमारे राजनीतिक विश्लेषक मित्र हैं, सबको ये लग रहा है कि शरद पवार की गुगली काम कर रही है। शरद पवार जी की प्रधानमंत्री जी की दोस्ती, मित्रता, जिसे प्रधानमंत्री जी अपने शब्दों में गुरु कहे थे बारामती में जाकर के, वह सब सर्वविदित है, पब्लिक डोमेन में है। तो यह संभव है कि गुगली खेली गई है। अब ये तो सच है कि जेल का दरवाजा दिख रहा था, कुछ लोग जेल जाके आए हैं, कुछ जेल में हैं, कुछ जो जेल से बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हैं। तो ये सब गुगली के कारण, एक छोटी सी गुगली के कारण बहुत सारा विकेट साथ में गिर गया। एक तो एकनाथ शिंदे के साथ अधिक उछल कूद कर रहे जो लोग आए हैं, उन पर भी अंकुश लग गया। देखिए, उनके चेहरे बदल गए हैं, हाव भाव बदल गए हैं, उनके बोलने के तरीके बदल गए हैं। और अजीत पवार के साथ जो लोग आए हैं, उसी तरह से संयमित, एकदम दंभ के साथ बोल रहे हैं। जैसे छगन भुजबल भी जेल से लौटे हैं। जेल का दरवाजा अस्थायी रूप से बंद नहीं है। आपकी जानकारी के लिए, जो कोर्ट मामला चला गया है, वो फाइल कुछ न बंद हुई है न कभी बंद हो सकती है। केवल और केवल गो स्लो हो सकती है। जांच की गति कम तीव्र की जा सकती है, लेकिन फाइल खत्म नहीं होती। कोई चार्जशीट डिलीट नहीं हो सकती। तो सबके दरवाजे धुंधले नेत्र से दिख रहे हैं सबको, जो जिन्होंने पाप किया उनको दिख रहा है। समय काटा जा सकता है, समय काट ले, हो सकता है कौन किसमें से कहां का चला जाए, सिधार जाए, पधार जाए, लेकिन तब तक तो गुगली काम कर जाएगी। जो साम्राज्य स्थापित हुआ है शरद पवार जी का, वह संरक्षित रह जाएगा, ऐसा मुझे भी लग रहा है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपको ये नहीं लगता कि इस पूरे गड़बड़ झाले से नाराज कुछ विधायक फिर एक बार उद्धव ठाकरे के पास लौट आए? वो तो विकल्प खुला ही है। सकरा दरवाजा है, मैंने क्या कहा, वही इसी दरवाजे को सकरा दरवाजा कहा। लौट गए तो भी भाजपा की सरकार नहीं गिर रही है। माने ये जो सरकार है, ये नहीं गिर रही है। अजीत पवार के साथ 40 विधायक आ चुके हैं, नहीं आए हैं तो आ जाएंगे, क्योंकि अब ये मलाईदार खाते इसीलिए दिए गए हैं ना, कि झुंझुना नहीं दिया गया है, उनको बड़ा सा बोझा दे दिया गया है खिलौने का, लो ढो खेलो। तो जो लोग बाहर बैठे हैं, उनको तो समझ में आएगा कि मेरा काम होगा। वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास चला गया है, तो कम से कम जो विधायक बाहर एनसीपी के हैं, वो तो सोचेंगे ना, साथ में हो जाऊंगा तो मेरा काम होगा। और मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, एक एक कदम फूक फूक कर रखते हैं। अब तक हम लोग नकली चाणक्य को चाणक्य कहते थे, असली चाणक्य देवेंद्र फडणवीस है। ये हम सबने अपने इन्हीं आंखों से देखा। एक तलवार से 2 फाड़ करते इन्होंने देखा। हम लोगों ने शिवाजी महाराज और राणा प्रताप के बारे में हम लोग पढ़े थे, यहाँ तो आंख के सामने देखे हैं। एक वार किया है, 2 फाट हो गया है। तो ये असली चाणक्य है। तो ये जो चल रहा है, चाणक्य नीति के तहत चल रहा है, दूरगामी परिणाम को साथ देखते हुए चल रहा है। देवेंद्र ने कहा था ना कि शिवसेना से हमारी इमोशनल दोस्ती है, लेकिन इनसे पॉलिटिकल दोस्ती है, और 10 साल में इमोशनल हो जाएगी। तो संकेत समझ रहे हैं ना? संकेत वही है कि अब इनके पास और कोई विकल्प नहीं है, ये हमारे इमोशनल साथी बनेंगे। अगर शिवसेना से कुछ लोग लौटेंगे, जैसा कि आपने सवाल किया, तो लौट के जाएंगे तो क्या होगा? कभी उन्हीं के पास थे, क्या उद्धव जी के सारे कार्यकर्ता उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर लेंगे? मुझे नहीं लगता कर पाएंगे, क्योंकि जिसे उद्धव जी कहते हैं, उद्धव जी कहे ना कहे, संजय राउत रोज हाँकते रहते हैं कि गद्दार गद्दार खोखे। तो क्या वो खोखे और गद्दार का शब्द मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। तो वो जाकर के भी क्या हासिल करेंगे? कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। इसलिए लौटना मुश्किल है। लौटेंगे भी तो वही जो कहते हैं कांग्रेस वाले, ईडी इंक्वायरी शुरू, दरवाजा दिखेगा जेल का, तो वो तो भय बना ही रहेगा। ये सच है। संजय राउत को लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन संजय राउत ने एक बहुत बड़ी बात कहा है कि अगला माने मुख्यमंत्री भी बदलेगा। मुख्यमंत्री अजीत पवार तो कतई नहीं बनाएगी बीजेपी। हो गया, नीतीश कुमार को देख लिए, मुफ्ती महबूबा को देख लिए, और इसके बाद यहां भी देख लिए हैं। तो अगला मुख्यमंत्री तो भाजपा का होगा।
या तो हेमंता बिस्वा शर्मा कोई बने, कांग्रेस से आए, असम को ऐसे कब्जा करे, कांग्रेस भी खत्म हो जाए और भाजपा का झंडा परचम लहरा दे आकाश तक, तो मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन वो कमल पे आने के बाद तो बाहरी अब मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बीजेपी नहीं बनाएगी, ये हम आप लिख के रख लें। यानी बगैर मुख्यमंत्री, ये जो तलवार की बात कर रहे हैं, तलवार का नाम ईडी है, सीबीआई है, एक झटका दो फाड़। हाँ हाँ सीधा हाँ, एक वार दो फाड़, लेकिन हाथ में देवेंद्र के, हाथ में देवेंद्र के, चाणक्य देवेंद्र, रणनीतिकार देवेंद्र, और अमित शाह के कहने पर, अमित शाह से ग्रीन सिग्नल मिलने पर, देखिए अभी परसों रात को गए सब, वहां से लौटने के बाद सब हुआ है। और वित्त मंत्रालय अजित पवार को मिल रहा है, ये तो पहले ही मीटिंग में तय हो गया था, अगर आपको याद होगा, तो जब अजित पवार और अमित शाह जी की मीटिंग के बारे में चर्चा हो रही थी, हमको आपको सबको पता है, वो पहले दिन तय हो गया था। क्योंकि अब अजित पवार वो नहीं, वैसा नहीं कर सकते जैसा कर चुके हैं। अजित पवार को फूंक फूंक कदम रखना है, जो दिल्ली से फतवा आएगा, आदेश आएगा, उसी के तहत काम करना है। तो अब शिवसेना के जो लोग रहेंगे वो चिंतित हो ऐसा नहीं है, उनको पूरा न्याय मिलेगा, क्योंकि उनका भी संरक्षक दिल्ली में बैठा है। शिवसेना से तात्पर्य एकनाथ शिंदे के गुट के लोगों से। जी बहुत बहुत शुक्रिया श्री नारायण जी, आपने बिल्कुल डीप में बताया, बाल की खाल भी उधेड़ के रख दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अजीत पवार का पलड़ा इस समय भारी है, और उनका पलड़ा भारी किया है और किसी ने नहीं, दिल्ली बैठे हुए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने। और उनका पलड़ा भारी होने से घाव लगा है एकनाथ शिंदे को। वैसे भी 16 विधायकों पर सस्पेंशन की तलवार लटक रही है, और अब जिस तरीके से मंत्रालयों का आवंटन हुआ है, एकनाथ शिंदे ग्रुप के कई सारे नेता अस्वस्थ निश्चित तौर पर हुए होंगे। दोस्तों, इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।